हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टोकन्स इन सी। बेसिकली टोकन्स क्या होता है एंड उसका क्या यूजेज होता है प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग में, ये हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियोस में। ओके, तो पहले टोकन्स जान लेते हैं कि टोकन्स होता क्या है। और टोकन जो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि हम लोग सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरी पंक्चुएशंस एंड द वर्ड्स दैट यू कम अक्रॉस इन अ सी प्रोग्राम, जितने भी हम लोग ये कॉलम सेमी कॉमा ये सब जो भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में, वो सारे के सारे टर्म्स जो है आपके कम्स अंडर सी प्रोग्राम। ओके, जिसको हम लोग टोकन ही कहते हैं। टोकन्स इन सी आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स जो सी में हम लोग यूज़ करते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सोर्स कोड है दैट मेक अप द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, जिसमें आप लोग कह सकते हो वर्ड्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, सिंबल्स हो गया, ये सारे आपके टोकन्स के अंदर आते हैं। ओके, दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये हम लोग बेसिकली टोकन्स ओनली सी में ही यूज़ नहीं होता है, एवरी प्रोग्रामिंग्स में हम लोग टोकन्स का यूज़ करते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने पंक्चुएशन का यूज़ किया है, सिंबल का यूज किया है, देन वर्ड एंड कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। तो टोकन्स बेसिकली हम लोग सारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोकन सीखा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज टोकन, देन आप बता सकते हो कि टोकन जो होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है इन सी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल टोकन्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो टोकन्स का एग्जाम्पल बेसिकली आप जो भी वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स आप यूज करते हो प्रोग्राम के अंदर, वो कम्स अंडर टोकन्स। ओके, सो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टोकन्स इन सी में बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ कांस्टेंट, नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग, थर्ड वन इज अ स्पेशल सिंबल्स जैसे कि मैंने बताया, कैरेक्टर सेट, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे टर्म से पहले हम लोग अवेयर हो जाते हैं। ओके, तो ये सारे आपके टोकन्स के टाइप्स हैं कि किस तरह के। अब स्पेसिफिक टोकन्स अगर सैंपल है तो सैंपल किस कैटेगरीज के, किस टाइप के टोकन्स होगा? वर्ड है तो वो किस तरह के टोकन्स होगा। तो इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर सिंबल्स है तो मतलब वो स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरीज में आएगा, अगर स्ट्रिंग्स है तो वो स्ट्रिंग्स में आएगा, अगर हम कोई कीवर्ड यूज कर रहे हैं लाइक प्रिंटिव हो गया, स्कैनफ हो गया, या फिर आप उसको गेट सीएच कर सकते हो। इस तरह के अगर कोई भी हम, ये एफएल्स हो गया, तो इस सारे के आप ब्रेक हो गया, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो ये सारे जो वर्ड्स वो कहाँ यूज होते हैं, किस कैटेगरीज के अंदर आएंगे। तो इसके लिए कीवर्ड्स कर दिया गया। ऑपरेटर्स हो गया आपका, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ओके, वन बाय वन करके। कैरेक्टर सेट हो गया, तो सबको देखेंगे। तो बेसिकली आपको माइंड में रखना क्या है यहाँ पे कि टोकन्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टोकन्स के टाइप्स 6 है। कैरेक्टर सेट्स, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स टोकन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो टोकन जो होता है बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है आपके सी प्रोग्रामिंग में, और द बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सी प्रोग्रामिंग के, एंड आर प्रोसेस बाय द सी कंपाइलर टू जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। There are 6 primary types of tokens क्लासिफाइड इन अ सी लैंग्वेज। ओके, तो पहला हम लोगों ने देखा है कि कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट किसको कहते हैं ये देखते हैं। तो कैरेक्टर सेट सी इज अ केस सेंसिटिव। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सी जो होता है, सी प्रोग्रामिंग आपका वो बहुत ही केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी द डिफरेंट फ्रॉम द करस्पेंडिंग लोअर केस लेटर। ओके, यहाँ पे मतलब कि अगर जहाँ पे अपर केस यूज हो रहा है वहाँ पे हम अपर केस यूज करेंगे, जहाँ पे लोअर केस यूज करना है उस टर्म में हम लोअर केस का यूज करेंगे। अगर उस जगह हम अपर केस लोअर केस में अगर कंफ्यूजन कर जाते हैं तो आपका प्रोग्रामिंग में एरर आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू एक्सप्रेस सी सोर्स फाइल एज a text line containing character from the source character set. Every character set contains a distinct code value for each character in the basic C character set. मतलब कहने का मतलब है जो भी कैरेक्टर होगा उसका डिस्टिंक्ट कोड वैल्यू होगा। आज की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो उसका अलग अलग वैल्यूज होता है। ए के लिए 65, तो इस तरह से सबका अलग अलग होता है। तो ये कह रहा है कि द कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कैरेक्टर सेट है तो उसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है।
ऐसा नहीं कि कैरेक्टर है तो किस टाइप। तो अगर ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड अगर आ रहा है तो वो लेटर के कैटेगरीज में आएगा। 0 to 9 अगर कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं देन वो आपका डिजिट के टाइप्स में आ जाएगा। अगर स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हम लोग प्लस हो गया, स्टार हो गया, आपका स्लैश हो गया, इस तरह के जो भी आते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग में उसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स में डिनोट करते हैं। व्हाइट स्पेस हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब हो गया, ये सारा आपका व्हाइट स्पेस की कैटेगरीज में आता है। तो ये इस तरह से आपको कैरेक्टर सेट जो होता है सी में उसको भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको यहाँ पे कैटेगरीज करके दिखाया गया है कि कैरेक्टर कैसे होता है। तो अगर आप 0 to 9 यूज करोगे देन इट्स कम्स अंडर अ डिजिट कैरेक्टर सेट। ओके, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे तो देख लिया कि सारे कैरेक्टर का अपना अपना कुछ वैल्यू है, डिस्टिंक्ट कोड वैल्यू है, ये मैंने इस वीडियो में सीखा कैरेक्टर सेट के अंदर। अब मूव करते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसी प्रोग्रामिंग में। आपको हर जगह पहले आइडेंटिफायर्स के बारे में पूछा जाएगा इंटरव्यू में, या फिर आप कहीं भी जाते हो वाइवा प्रैक्टिकल देने के लिए भी, तो आइडेंटिफायर मोस्ट कॉमन थिंग्स आपको इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में भी पूछेगा, क्योंकि आप अगर बेसिक लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये बेसिक थिंग्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आइडेंटिफायर्स का अगर बात करें तो एवरी वर्ड इन द सी लैंग्वेज इज अ कीवर्ड। ठीक है, जितने भी वर्ड होते हैं आपकी सी लैंग्वेज में वो एक कीवर्ड होते हैं और एक आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके, तो कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। अगर जो भी कीवर्ड्स है उसको हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। दे आर स्पेसिफिकली यूज बाय द कंपाइलर फॉर इट ऑन पर्पस। कीवर्ड्स जो होता है वो स्पेसिफिकली कंपाइलर के द्वारा यूज होता है अपने पर्पस के लिए, एंड दिस सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग, और वह एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह सर्व करता है आपकी सी प्रोग्रामिंग। आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ, आइडेंटिफायर क्या रेफर्स करता है तो इस तरह से आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, लेवल नेम एंड द फंक्शन नेम। अब इस तरह से जब भी हम आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे तो ये तीनों जो है ना कॉन्सेप्ट ही रखना चाहिए। यहाँ पे पहला होगा कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होना चाहिए, लेवल नेम होना चाहिए मतलब किस टाइप का है, और किस टाइप फंक्शन नेम होना चाहिए। तभी हम लोग देखने वाले हैं कि आइडेंटिफायर कैसे हम लोग सिंटेक्स यूज करेंगे आइडेंटिफायर में। ठीक है, तो बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर आर परमिटेड। आइडेंटिफायर जब भी आप क्रिएट करोगे, ठीक है, डिक्लेयर करोगे, देन उसमें अपर एंड लोअर केस परमिटेड है। द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज आल्सो परमिटेड इन आइडेंटिफायर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, रूल टू नेम एंड आइडेंटिफायर। अब कुछ रूल्स होते हैं जो आइडेंटिफायर्स को जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग को कुछ रूल्स को अपने माइंड में रखकर उसको नेमिंग करना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर। मतलब आइडेंटिफायर का जो नेम है वो कंसिस्ट करेगा लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इतना क्लियर है। फर्स्ट कैरेक्टर में भी अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जब भी हम लोग आइडेंटिफायर का नेम डिक्लेयर करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, मैंने कैरेक्टर के बारे में आप लोग को बताया, तो जो कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फाबेट में होना चाहिए। ओके, ना कि डिजिट में होना चाहिए। ओके, और एन अंडरस्कोर। एंड आइडेंटिफायर नेम शुड हैव लेस देन 31 कैरेक्टर। अब कह रहा है कि आइडेंटिफायर नेम जो होना चाहिए वो लेस देन 31 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। और स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज कीवर्ड जो है वो हम लोग आइडेंटिफायर के नेमिंग के टाइम यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है कि अ कांस्टेंट वैल्यू इज द वन विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू वो होता है जो इंटायर प्रोग्राम उस वैल्यू को अगर आप इनिशियलाइज कर देते हो, इनिशियली आप इनिशियलाइज कर देते हो, देन उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। अगर सपोज करो पाई पाई का वैल्यू 3.16 समथिंग है, तो आप उसको क्या करोगे ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको वैल्यू को फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका वैल्यू उतना है तो मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कांस्टेंट वैल्यू इसलिए कहते हैं कि वो उसका वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं हुआ। वो कांस्टेंट में हो सकता है कि इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। तो इतनी तरह से हम लोग कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स में, इंटीजर में, फ्लोट पॉइंटिंग में, एंड सिंगल कैरेक्टर्स में भी, एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी। अब देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट किस तरह से होता है। तो कांस्टेंट का यहाँ पे हम लोग पहले सीखेंगे। तो इंटीजर कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट विद ऑप्शनल प्लस और माइनस साइन एंड एल और आई as a suffix. There are three type of integer, namely decimal integer, octal integer and hexadecimal integer. आपको बता रहे कि इंटीजर कांस्टेंट किस तरह के होते हैं और कौन कौन से हम लोग ना इंटीजर कांस्टेंट के नेमिंग को देखते हैं यहाँ पे कि किस किस टाइप के होते हैं।
तो आपको कह रहा है कि उसमें प्लस एंड माइनस साइन को इंक्लूड करेगा। ओके, देन आपको कह रहा है कि एल एंड आई सुफिक्स सफिक्स जो है उसका भी यूज करेगा। देन आपको कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स नेमली जो होता है वो डेसिमल टाइप्स के भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ऑक्टल टाइप के भी हो सकते हैं एंड हेक्साडेसिमल होता है। तो डेसिमल के केस में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि डेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 वैल्यू को भी पढ़ने को कंसिस्ट करता है। तो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिजिट 0 to 9 preceded by an optional plus or minus sign. Spaces, commas and non-digit character are not permitted between digit. Okay, मतलब जब भी हम डिजिट अगर यूज कर रहा है तो उसके बीच में हम लोग स्पेसेस कॉमास का यूज नहीं करेंगे। तो किस इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये आप पार्ट देख रहे हो ना, इससे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इंटीजर कांस्टेंट को आप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 15 है एंड फिर 750 है, बीच में क्या है स्पेसिस यूज किया है, यहाँ पे देख सकते हो कॉमास का यूज किया, यहाँ पे भी देख सकते हो आप इस कैरेक्टर साइन का यूज किया। तो इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, देन मूव करते हैं हम लोग ऑक्टल इंटीजर में। ऑक्टल इंटीजर किस तरह से हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 थ्रू 7। मतलब यहाँ पे उतना ही कैरेक्टर किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 7 के बीच में जो भी डिजिट आएगा हम उसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे एट द बिगिनिंग। जैसे 0 to 6 सही है, 0 ठीक है, 4 0 3 4 7 ये भी सही है। इस तरह से हम लोग ऑक्टल इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। हेक्साडेसिमल आप लोगों ने देखा होगा, हेक्साडेसिमल में आप कहाँ से 0 to 9 कैरेक्टर एंड अल्फाबेट कहाँ तक होता है, फ्रॉम ए टू एफ। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट इज प्रीसीडेड बाय 0x और 0x करके स्मॉल x अपर केस में एंड यहाँ पे लोअर केस है, देन कंटेन डिजिट 0 to 9 अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एफ और टू एफ। ओके, मतलब यहाँ पे ए टू एफ और ए टू एफ मतलब अपर केस में भी एंड लोअर केस में भी। द अल्फाबेट ए टू एफ रेफर्स टू 10 to 15 इन डेसिमल डिजिट। तो एग्जांपल ऑफ वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर्स आर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेक्साडेसिमल टाइप के इंटीजर को डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट किसको कहते हैं, it consists of a fractional part in their representation. They contain plus or minus 0 to 9, ठीक है, f और f, e और e। तो एग्जाम्पल ऑफ द रियल कॉन्स्टेंट्स आर द, इस तरह से हम लोग ना फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कैसा होता है ये भी तो समझना जरूरी है। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब सिंगल कैरेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर विच इज इंक्लूड्स इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोटेशन सिंबल। ओके, मतलब जो कोटेशन होगा उसके अंदर ये इंक्लूड होगा। फॉर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर are enclosed with a single quotes NN are valid hexadecimal characters। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग जो भी है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करते हैं। All the character constant have an equivalent integer value which are called ASCII values। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII वैल्यूज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ASCII वैल्यू ए का होता है 65, ठीक है। इसी तरह से ए टू जेड आपका कैपिटल में ASCII वैल्यू उसका अलग होगा, फिर स्मॉल में उसका अलग होगा, ठीक है। तो ASCII वैल्यू एक बार आप लोग देख लीजिएगा ताकि हेक्साडेसिमल के टाइम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि अगर ये एफ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, चलो अब देखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे बोल रहा था कि सिंगल हम लोगों ने कैरेक्टर देखा, अब यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो कि स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टर का सेट हो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब ऐसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ set of character includes in a double quotation marks. The character in a string constant sequence may be alphabet, number, special character and blank space। जो कैरेक्टर जो हो सकता है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर वो सीक्वेंस में भी अल्फाबेट में हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेस में भी हो सकता है। तो इस तरह से जहाँ पे भी आपको दिखे देगा एग्जाम्पल, तो ये आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर आपसे पूछते थे किस टाइप के कांस्टेंट है तो आप लोग इजिली बता सकते हो कि ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हम लोग ने कैरेक्टर कांस्टेंट में देखा था कि कोटेशन सिंगल कोटेशन यूज करते, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटेशन मार्क डबल कोटेशन मार्क यूज कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है कि बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट से क्या समझते हैं। तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है आर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं यूज्ड इन आउटपुट फंक्शन, ऑल्दो दे कंटेन टू कैरेक्टर दे रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग न्यू लाइन का यूज करते हो तो क्या करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं, यहाँ पे दिया होगा आप देख सकते हो ना न्यू लाइन। तो उसी तरह से आपका फिर अगर ए यूज करते हैं तो ऑडिबल अलर्ट के लिए बैक स्लैश के लिए हम लोग इस तरह से साइन यूज करते हैं, फॉर फिट के लिए इसलिए बस हम लोग को बस इस प्रोग्रामिंग में अगर पढ़ना है सबसे ज़्यादा तो वो है आपका न्यू लाइन। न्यू लाइन इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए हम लोग स्लैश टी यूज करते हैं, वर्टिकल टैब के लिए ये ऐसे। तो ये सब अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल। पहले हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरह वेरिएबल है। तो कांस्टेंट में आप लोगों ने सीखा कि एक बार अगर हम वैल्यू को अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट वेरिएबल के टर्म में ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल नाम से ही पता चलता है कि वेरीज करता है। ठीक है, वैल्यूज को वेरीज करते रहता है। तो अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज एनी टाइम। नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एनी टाइम, कोई भी समय। इट इज आइडेंटिफाइंग अ मेमोरी लोकेशन। ये यूज किस लिए करता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है मेमोरी लोकेशन वेयर अ डेटा वैल्यू कैन बी स्टोर और लेटर मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस भी आप इसको कह सकते हो। इट इज आइडेंटिफाइंग अ मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा वैल्यू कैन बी स्टोर। A variable name should be carefully chosen by the programmer so that its reflects in a useful way in the entire program। जो variable name है वो बहुत ही carefully chosen किया जाता है प्रोग्रामर द्वारा, so इसका यूज हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यूजफुल तरीके से। Variables naming rules is the same to the rules that follow while naming as an identifier। अब यहाँ पे आप सीख सकते हो कि वेरिएबल्स नेम जब भी हम लोग करते हैं वो काफ़ी सिमिलर होता है आपके आइडेंटिफायर के नेम में। तो आइडेंटिफायर की नेम मैं रिकॉल करना चाहूँगी कि आइडेंटिफायर का नेमिंग हम लोग कैसे करते थे। पहले तो कैरेक्टर होना चाहिए, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट का यूज़ सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम लोग जब भी इसका नेमिंग करेंगे तो उसमें कैरेक्टर मस्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से आप ना वेरिएबल्स नेमिंग कर सकते हो, राइट। कीवर्ड यूज़ नहीं करना होता है आइडेंटिफायर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन, तो इंट ए, ये भी वेरिएबल नेम हो गया। तो इस तरह से आप सैलरी, एम्प्लॉय नेम, इस तरह से आप लोग वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हो। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स नेम, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवरी वेरिएबल्स यूज इन द प्रोग्राम शुड बी डिक्लेयर टू द कंपाइलर्स। द डिक्लेरेशन डज टू थिंग्स। जब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स का करते हैं तो उसमें दो चीज होता है। जस्ट द कंपाइलर द वेरिएबल नेम एंड स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल होल्ड। कह रहा है कि अगर हम वेरिएबल का नेमिंग करते हैं तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है वेरिएबल्स नेम, दूसरा होता है किस टाइप की डेटा। ओके, तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का नेम। वेयर v1 v2 v3 आर द वेरिएबल्स नेम, ये सारे क्या है आपके वेरिएबल्स नेम है। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमास से। और डिक्लेरेशन स्टेट मस्ट एंड विथ अ सेमीकोलन, और जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, आपको सेपरेटेड करते हैं आपको सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन यूज करते हैं। उसके बाद देखो इंट सम, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें किस तरह के है, इंटीजर टाइप की है वेरिएबल्स का। फिर यहाँ पे इंट नंबर सैलरी, तो यहाँ पे किस तरह के हैं, सैलरी जो है वो किस तरह के वेरिएबल है, इंटीजर नंबर टाइप। डबल एवरेज मीन, अगर मीन अगर है, अगर वेरिएबल्स में मीन है तो किस टाइप के डेटा टाइप से, तो डबल एवरेज टाइप के। तो इस तरह के आप लोग वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एनालिसिस, डिक्लेरेशन एक अलग टर्म होता है और इनिशियलाइजेशन एक अलग टर्म होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल का नेम क्या होगा और वो किस तरह के डेटा टाइप्स को होल्ड कर रहा होगा। बट इनिशियलाइजेशन का टर्म अगर बात आ जाता है तो वहाँ पे हम तीन चीज़ करते हैं। एक तो वेरिएबल का नेम, दूसरा वेरिएबल का डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं, एंड थर्ड हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल इंट डेटा टाइप्स है आपकी, वेरिएबल्स ए है, नेम ए है एंड उसमें वैल्यू 23 है। तो ये क्या कह रहा है, इस तरह से आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हो कि वेरिएबल नेम ए है, किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, तो इंटीजर टाइप का होल्ड कर रहा है, एंड वैल्यू क्या है, तो 23 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्लोट के लिए भी हम लोगों ने यूज़ किया, कैरेक्टर के लिए भी हम लोगों ने यूज़ किया, डबल के लिए भी यूज़ किया। तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हो।
उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है। नेक्स्ट मूव टू द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो एक्सप्रेशन आपका जनरली ऑपरेटर के टर्म में यूज होता है। ओके, तो एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स। अब एक्सप्रेशन जो होता है वो बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेंड्स का। वेरिएबल्स कह सकते हो, ऑपरेंड्स मीन्स वेरिएबल्स कह सकते हो या कांस्टेंट कह सकते हो, एंड ऑपरेटर्स रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, the type of expression is identified by the types of operators used in it। जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो आइडेंटिफाई होगा जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो किस तरह की एक्सप्रेशन है वो बेसिकली डिसाइडेड बाय ऑपरेटर्स। ओके, तो इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑपरेटर्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह के ही ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या तो यूनरी ऑपरेटर्स होगा या तो आपका क्या हो सकता है, बाइनरी हो सकता है। ठीक है, यूनरी नाम से ही पता चल रहा है कि वो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज अ यूनरी एंड अनदर वन इज अ बाइनरी। तो यूनरी सेज ओनली वन ऑपरेंड्स इज यूज। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग वहाँ पे एक ही ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड्स इन सेज लाइक अगर हमको a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पेन यूज कर पाते हैं। ऑपरेंड्स इन सेंस क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग ऑपरेटर समझ लेते हैं। ओके, ऑपरेटर जैसे कि आपका ये सारे साइन जो हैं वो क्या है आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स किसको कहते हैं, जैसे कि मेरे पास ए है उसके प्लस बी कर दिए, तो ये दोनों ए एंड बी ये क्या है, ये ऑपरेंड्स होते हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स और ये बीच में जो सिंबल है यूज हुआ उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो वही बोला। और यहाँ पे अब क्या बता रहा है कि यूनरी, यूनरी में क्या कह रहा है कि आपके पास एक ही ऑपरेंड्स होना चाहिए। तो मतलब ऑपरेट इस तरह से एक ही ऑपरेंड्स, तो यहाँ पे एक ही ऑपरेंड्स है एंड ऑपरेटर आप कितना भी यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी में। बाइनरी के बीच में ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेंड्स, मतलब एक ऑपरेंड्स है देन ऑपरेटर्स है एंड अनदर ऑपरेंड्स है, राइट। तो अभी हम लोग मूव करते हैं एक एग्जांपल में। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, वन है यूनिटी एंड अनदर वन इज अ बाइनरी। ओके, so in C, every expression evaluate to a value. Every expression result in some value of a certain types that can be assigned to a variable. कह रहा है कि C में जितने भी वेरिएशन एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट करता है कुछ वैल्यू को, एंड एवरी एक्सप्रेशन के पास कुछ ना कुछ सर्टेन टाइप्स के रिजल्ट जरूर होते हैं। यहाँ पे देखो कि ये ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो पहले इतना तरह के ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग इस साइन को यूज करते हैं, अर्थमेटिक में ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज ये मॉड इस सारे को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ओके, अब हो गया कि लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट। कंडीशनल ऑपरेटर में हम इस तरह से यूज करते हैं। देन शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, इसके बाद होता है ये वाला जो ऑपरेटर आप यूज करते हो ये हो जाता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन यहाँ पे ये वाला होगा बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, एंड और नॉट ये वाला। ठीक है, तो बिटवाइज हो जाए एक्सॉर करके। शिफ्ट ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट। ओके, उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये आप यूज करो नहीं करो, बस बेसिकली 8-9 टाइप्स के ऑपरेटर्स बी यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो फर्स्ट वन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, वो वैल्यू को असाइन करेगा, जिसको हम जनरली पढ़ते हैं इक्वल टू। बट ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए है इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या हुआ कि ए जो वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने 12 नंबर वैल्यू को असाइन किया। तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोग सीखेंगे इसका यूज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स जो होती है वो किसी टाइप की हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है वेरिएबल्स, और एक्सप्रेशन। इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू को इस तरह से डिफाइन करेंगे। इन दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू। ओके, इसके कहने का मतलब है कि अगर इन द वैल्यू इज द राइट पार्ट आफ्टर द कन्वर्सेशन टू द टाइप ऑफ, ठीक है, इज स्टोर्ड इन द लोकेशन डिजाइन बाय द वैल। इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कांस्टेंट और वेरिएबल और एक्सप्रेशन ये इसमें असाइन करेगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे एल वैल्यू मतलब क्या होगा, लेफ्ट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वैल आफ्टर द असाइनमेंट। ओके, तो
इस तरह से अब हम लोग देख लिए कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कह रहा है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पहले तो ऑपरेंड टाइप्स देखते हैं। ऑपरेंड टाइप्स न्यूमेरिक होगा, रिटर्न टाइप्स भी आपका न्यूमेरिक होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक में अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए हैं ना ऑपरेटर्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, तो ये सारे जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स दिए हैं, उसके मीनिंग भी दिए हैं एंड आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस, तो प्लस में एडिशन और यूनरी प्लस हम परफॉर्म कर सकते हैं। माइनस में सब्सट्रैक्शन और यूनरी माइनस। यूनरी माइनस मतलब इस तरह से, यूनरी प्लस मतलब इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर वन इंटीजर्स। अब देखो एग्जांपल 5 + 6 = 11। इसी तरह से इसको किया, फिर ये आपका सब्सट्रैक्शन किया, फिर ये तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर के फॉर्मूला पे चलेगा, इसको सिंपली समझ लेते हैं। तो इस तरह से आपका क्या करता है, ऑपरेटर्स काम करता है। ये चारों ऑपरेटर का एग्जाम्पल यहाँ पे है आपको। चलो अब हम लोगों ने अर्थमेटिक देख लिया। इसमें देखो 5 को मल्टीप्लाई 6 है 30, फिर इसके 1.2 मल्टीप्लाई 1 विथ 1.3 इज इक्वल टू 1.56। इसी तरह से 5 डिवाइड बाई 6 इज 0 एंड 5 6 मॉड बाई 5 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप कह सकते हो, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में भी आप देख सकते हो कि न्यूमेरिक होगा, ठीक है, एंड लॉजिकल होगा। रिटर्न टाइप्स इसमें न्यूमेरिक नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लॉजिकल होगा। बिकॉज रिलेशनल ऑपरेटर्स में वी यूज ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। अगर ये कह रहा है, ये वाला साइन हम लोग यूज करते हैं लेस देन के लिए, ये वाला साइन लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज करते हैं। ये वाला हम लोग यूज करते हैं आपका, ये वाला साइन आपका ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ये इक्वल टू के लिए, ये नॉट इक्वल टू। तो आपका इतना तरीके के जो भी सिंबल है, सिंबल में माइंड में रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ऑपरेटर का सिंबल दे देता है एंड आपको बताना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर आपको सिंबल पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर आता है या रिलेशनल के अंदर आता है। अर्थमेटिक तो मैं समझ गई, बहुत इजी हम लोग करते आए बचपन से, तो उसमें नो डाउट्स। बट बिटवाइज रिलेशनल लॉजिकल इस सब ऑपरेटर का अगर बात आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समहाउ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है सिंबल, ओके। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो इस comes under the relational operators, okay। Then move to the uses, how we use relational operators। तो 5 is क्या कह रहा है, greater than 6, no, तो result is 0। if 5 dash is greater than 6, 5 dash मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट टाइप से, तो 1। इसी तरह से क्या है, ए कोड एंड बी कोड, इसमें भी एन 1, इसको नहीं समझते, इसको समझो इजी जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि 5.2 इज ग्रेटर देन 1.3, यस, तो 1। 5 इक्वल टू 6, नो, तो 0। 5 इज नॉट इक्वल टू 6, 1। एंड इस तरह से हम लोगों ने सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखा है। तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो दो ही तरीके में है, एक है आपका 0 में, फिर 1 1, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे 1 1 से है वैल्यू, जहाँ पे रॉन्ग है वहाँ पे आपका 0 0 वैल्यू, ओके। चलो नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकली आपको क्या करेगा, वैल्यू देगा। तो ऑपरेंड्स भी लॉजिकल होंगे, रिटर्न टाइप्स भी लॉजिकल होंगे। तो यहाँ पे जो ये हम यूज किए, ये लॉजिकल एंड सिंबल यूज होता है, ये लॉजिकल और के लिए होता है, और ये यूनरी लॉजिकल नॉट के लिए होता है, ओके। तो यहाँ पे 3 तरह के सिंबल हम लोगों ने यूज किया है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ओके। तो लॉजिकल एंड और नॉट, तो इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन का जरूरत मुझे पड़ने वाला है, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड, वी यूज दिस साइन फॉर लॉजिकल एंड के लिए, दिस साइन फॉर और के लिए, लॉजिकल और के लिए, नॉट ओनली फॉर और, लॉजिकल और के लिए, ओके। तो यहाँ पे अगर हम एंड के लिए टेबल बना रहे हैं तो मेरे पास दो ऑपरेटर्स है, क्या है, अगर हम दो ऑपरेटर्स लेते हैं, दो ऑपरेटर्स हैं, ए है
सॉरी ऑपरेंड्स है, ए है एंड बी है, मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अगर दो वेरिएबल्स है तो दो का पावर रखेंगे तो क्या वैल्यू आ गया, 4। तो हमको एक टेबल बनाना है, इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेबल को हम लोग कहते हैं ट्रूथ टेबल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रूथ टेबल कहते हैं, ओके। तो ट्रूथ टेबल आप आगे जाके पढ़ोगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप सब देख सकते हो कि इस वैल्यू को हम लोगों ने 0 0 1 1, फिर ये बी वाले सेक्शन में आप एक जीरो करोगे, फिर 1, फिर 0 एंड 1। तो एंड कह रहा है कि अगर एंड में अगर ए और बी दोनों का इनपुट्स अगर 0 है तो आउटपुट्स 0 होंगे। फिर एंड गेट में सेकेंड में मूव करेंगे, अगर ए का इनपुट 0 है, बी का इनपुट 1 है, देन इज ऑल्सो 0। अगर ए का इनपुट 1 है, बी का इनपुट 0 है, देन अगेन 0 आउटपुट विल बी गेट। एंड अगेन बी चेक, ए का अगर इनपुट 1 है, अगर बी का इनपुट 1 है, देन वी विल गेट output 1. Okay, so understand, repeat, I will repeat once again. If we have two variables, okay, and the two variable first input if 0 and 0, then we get output in logical and condition 0. Then we move up, if first variable's input is 0 and next variable input is 1, again we get output 0. Then move to, if I get first variable input is 1 and next variable input is 0, then we again get a output is 0. If we get only both variables input is 1, at that time we will get output 1. तो इस तरह से आप AND गेट का कॉन्सेप्ट माइंड में रखो। और गेट में क्या करता है, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों का इनपुट अगर 0 है, देन आउटपुट 0 होगा। अगर आपके पास दो वेरिएबल, अगर एक का वैल्यू 0 है और एक का वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में भी आपका आउटपुट 1 होगा। फिर उसी तरह है कि एक का अगर 1 है, एक का 0 है, उस कंडीशन में भी आपका 1 होगा। अगर दोनों का इनपुट 1 1 ही है, देन उस कंडीशन में भी आपका 1 होगा। तो ये क्या हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखा एंड और के केस में। अब यूनिरी नॉट के केस में देखते हैं। अगर आपका ई वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है, तो उसका लॉजिकल यूनिरी नॉट वाला में 1 हो जाएगा। अगर ए का 1 वैल्यू है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एज इन सी there is no logical data types, each zero value is treated as a false and each non zero value is treated, मतलब कह रहा है कि सी में कोई भी लॉजिकल डेटा टाइप्स नहीं है। लाइक इस जीरो वैल्यू जो भी है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल्स, एंड ट्रू के लिए नॉन जीरो वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रू। मतलब जीरो के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉल्स एंड 1 के लिए यूज करते हैं ट्रू इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, बिकॉज देयर इज नो एनी लॉजिकल वैल्यू। ओके, तो जिस तरह से अगर टेबल रिप्रेजेंट किया है, अगर आप इस तरह से कोडिंग करते हो, अगर आपको प्रोग्राम में 0 1 नहीं आता है, तो अगर ट्रू एंड फॉल्स आता है तो आपने नीचे स्क्रीन पर दिए हुए हैं ना मैंने, उसको वैसे ही कंसीडर करना। अगर 0 आ रहा है तो द एंड condition में you will get out false. If you get digit 1, then you will consider it true. Okay, so I hope आप लोगों को क्लियर हुआ हो। देखो, here we use some logical operators. Okay, so you can check that, and here's some important questions, so must practice these questions, and this is very useful for your exam purpose. And what are the operators and they use in C? ओके, पहला पूछ रहा है कि ऑपरेटर्स क्या है और उसके यूजेस क्या है सी प्रोग्रामिंग में, देन कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। एंड व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन सी एंड व्हाट आर यूजिंग प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का पूरा यूज करना है। लाइक मैंने अभी जितना भी पढ़ाया, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, ये सारे ऑपरेटर्स का आप यूज करोगे एक प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में, इसको रन करोगे एंड आउटपुट share my comment. Okay, so thanks for watching my video. See you in next video. Keep learning.